करते हैं, लेकिन उसकी परिकल्पना नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में पहली बार खेती की और खेती करने से ही मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जैसे ही उसने खेती करना प्रारंभ किया तो जो इंसान खाना बदोश या दूर दूर भटकता रहता था, खेती करने से ये फायदा हुआ कि वो एक जगह रहने लगेगा। आज हम फसल का उत्पादन करते हैं तो फसल के उत्पादन के बाद हमें उसको काटना, बोना, इसके लिए 3 महीने 4 महीने एक जगह पर रहना पड़ता है। सेम ये टाइम आदि मानव के साथ हुआ। आदि मानव ने जब खेती कुछ बीज बोए तो उन बीज को उगाने के लिए वो एक जगह रुक गया। अब जब एक जगह रुकेगा तो खेती से ही विकास हो जाएगा स्थायी निवास का। अभी तक आदि मानव यहाँ वहाँ भटकता रहता था, तो अब विकास हो गया स्थायी निवास का। अब मनुष्य स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा, तो स्थायी रूप से रहने के कारण ही जो अगली विशेषता इस काल की आएगी वो हो जाएगा गाँव का विकास। अभी तक गांव नहीं थे, कोई घर ऐसे नहीं बने हुए थे, लेकिन जब लोग एक साथ रहेंगे तो गांव का विकास होगा, गांव बनने लगेंगे। जब गांव बनने लगेंगे तो गांव के बाद ही जो आज हमारा परिवार रहता है, समाज है, विवाह है, ये सारी चीज़ें गांव के बाद परिवार या विवाह का विकास होगा। ये भी नवपाषाण काल में हो चुका था। मनुष्य अभी भी आदि मानव था, लंगोट पहनता था, ये सारी चीज़ें करता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब भी हो रहा था धीरे धीरे। अब नवपाषाण काल की कुछ विशेषताओं के बाद हमने आगे बढ़े थे कि गाँव के विकास के कारण ही मानव को ये डर लग रहा था कि मेरी पत्नी को, मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को, मेरे माता पिता को कुछ हो ना, वो बचे रहें, चाहे जंगली जानवर के आक्रमण से या प्राकृतिक आपदाओं से। आज हमारे पास मेडिसिन है, कुछ बीमारी होती है, हम बच जाते हैं, लेकिन पहले यदि बीमारी होती थी तो सीधे मृत्यु होती थी। तो इंसान क्या करेगा? भगवान की पूजा करेगा। नवपाषाण काल का मानव था जिसने पहली बार प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे सूर्य भगवान हो गए, नदी हो गए, इन लोगों की पूजा चालू कर दी। जिस प्रकार से आज हमारे भगवान है, वैसे भगवान पहले नहीं थे, राम भगवान, सीता माता, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो प्राकृतिक चीज़ों की पूजा कर रहा था। और इसके बाद आगे बढ़ने के लिए जैसे एक स्थान से दूसरे स्थानों से जाना है तो पहले पैदल चलता था, लेकिन फिर उसी नवपाषाण काल में पहिया बनाना उसने सीख लिया। जानवर उसके पास थे तो जानवरों की मदद से बैलगाड़ी बना ली और बैलगाड़ी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। तो ये सारा काल हो चुके थे नवपाषाण काल तक। यहाँ हमारा पहला टॉपिक जो इतिहास का था, पूरा पाषाण काल या पाषाण काल, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हमें पढ़ना था सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि जो प्राचीन भारत इतिहास का सीक्वेंस है वो इस प्रकार से है कि आप पाषाण काल पढ़ोगे, पाषाण काल के बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता पे आओगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो जिस हथियार का यूज हुआ है या जिस धातु का यूज हुआ है वो कांस्य की धातु है। और कांस्य की धातु 2 धातुओं से मिलकर बनती है, एक है तांबा और दूसरी है टीन। तो दोनों को मिला के हम कांसा बनाते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को क्लियर रहे कि तांबा कहाँ से आया, तो तांबा देखने के लिए हम पहले एक छोटा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं ताम्रपाषाण काल। इससे आपकी समझ विकसित होगी कि मानव पहले पत्थर यूज करता था, पत्थर के बाद उसने पहली बार तांबे की धातु का यूज किया और तांबे की धातु के यूज करने के बाद उसने कांसे की धातु यूज की, कांसे के बाद लोहा आया है। आज इंसान को अमूमन ये लगता है कि सोना पहले आ गया होगा, चांदी पहले आ गया होगा, या क्या बोलते हैं इसको, लोहा पहले आया होगा। तो ये ताम्रपाषाण काल युग आप हेडिंग डाल लेना। ताम्रपाषाण काल युग का समय है लगभग पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले। इतना क्लियर है, पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले। पाषाण काल की डेफिनेशन सीधी सी ये है कि मनुष्य के द्वारा पत्थर के हथियार एवं आभूषण के साथ साथ तांबे के आभूषण या औजार बनाए गए, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली धातु जिसका उपयोग मानव ने किया उस धातु का नाम है तांबा। पहली बार इंसान जिस धातु से, जिस मेटल से परिचित हुआ था वो धातु है तांबे की। ये हमने देख लिया। तांबे से ही फिर आगे विकसित होता जाएगा, तांबे के बाद आगे वाला जो इतिहास है तांबे के बाद आएगा। अब इस काल की एक विशेषता यह है कि जो नवपाषाण काल की निरंतरता है ताम्रपाषाण काल। मतलब नवपाषाण काल का मानव जो जो सीख चुका था, खेती करना सीख गया था, गांव का विकास हो रहा था, धार्मिक हो चुका था, परिवार बनने लगे थे, विवाह होने लगे थे, उन्हीं सबके साथ साथ ये आगे बढ़ा है। मतलब इस काल के मानव के पास वो सारी विशेषताएं तो ऑलरेडी है जो कि नवपाषाण काल के मानव के पास थी। ये सब एक तरह से सभ्यता का विकास हो रहा है। नवपाषाण काल से हमें मुख्यतः 5 संस्कृति है। पहली कौन सी है? पहाड़ संस्कृति। दूसरी है कायथा संस्कृति। तीसरी मालवा संस्कृति।
और चौथी जोरवे संस्कृति। इधर इनका राज्य लिखा हुआ है, ये राजस्थान में है, ये उज्जैन में, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र में। तो इसमें सीक्वेंस जो कंपटीशन एग्जाम में उसमें पूछा जाता है कि निम्न ताम्रपाषाण काल की जो बस्तियां हैं उनको सीक्वेंस में जमाओ। तो ये सीक्वेंस में जमी हुई है, इधर इनका टाइम भी लिखा हुआ है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सी संस्कृति है और पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये स्थल है, सबसे पहले जो तांबे का साक्ष्य मिला है वो यहाँ से मिला है, आहार से, इसीलिए इसको एक संस्कृति का नाम दे दिया गया। फिर कायथा से, फिर मालवा से, फिर जोरवे से। ताम्रपाषाण काल की अलग से एक विशेषता आती है, क्योंकि नवपाषाण काल में जो गांवों का विकास हुआ था वो छोटे गांव थे, अब गांवों का रूप थोड़ा बढ़ने लगा और बड़े बड़े गांवों का विकास हो गया। इसीलिए नव ताम्रपाषाण काल की विशेषता है कि इसमें बड़े बड़े गांवों का विकास हुआ। हमें यहाँ पे कुछ स्थलों का नाम याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गाँव का नाम है इमाम गाँव। इमाम गाँव ये गाँव है, एक बड़ा गाँव है जो कि जोरवे के अंतर्गत आता है, यानी कि महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, जो मानव था, मानव को घर के अंदर दफनाया गया और दफनाने से पहले उसके पैर काट दिए। हुआ ये कि इंसान को किसी इंसान से लगाव हो गया। जब इंसान को दूसरे इंसान से लगाव हुआ और उस इंसान की मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार ने ये चाहा कि इसको मरने के बाद भी ये हमारे घर में ही रहे। और घर में रहने के बाद उनकी सोच ऐसी रही कि हम इसके पैर काट दें ताकि ये आत्मा भी इसकी कहीं बाहर ना जा पाए, ये सोच था। इसलिए उसके दोनों पैर काट दिए। मुर्दे के शव की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप एज्यूम करके देखो कि आपका कोई बिल्कुल खास व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद आप चाहते हो कि मेरे आसपास रहे, तो ये सोच इमाम गांव के लोगों में आई और उन्होंने जो उनका परिचित था उसकी मृत्यु के बाद उसके पैर काटे। पैर काटने के बाद जो घर था, घर के अंदर एक गड्ढा खुदा और वहीं पे दफना दिया। तो ये इमाम गांव की विशेषता है जो कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। इमाम गांव की एक और विशेषता है कि जो गांव बनते थे उसके अंदर बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी। ये पहली संकल्पना है, इसलिए याद रखना है। दाइमाबाद भी जोरवे संस्कृति का स्थल है और जोरवे संस्कृति का स्थल होने के कारण ही यहाँ से तांबे का रथ मिला है। पहली बार मानव ने तांबे को गलाया, मेटल को पिघलाया और पिघला के उसको रथ की आकृति दे दी। एक स्थल वो लास्ट है नवदा टोली, जो कि नवदा टोली हमारे मध्य प्रदेश का स्थल है। यहाँ से सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती मिली है। ये लगभग क्लियर हो गया। अब हमें बस आप 2 मिनट का यहाँ देखिए और क्लास खत्म हो जाएगी ये वाली। हमने आपको याद रहे पहले पढ़ा हमने पाषाण काल। पाषाण काल में क्या था, पत्थर था। अब यदि आपसे पूछे कि पाषाण काल के मानव के पास तांबा उपलब्ध था, तो आप क्या बोलोगे, क्या था? बोलो ना, कंफ्यूजन क्यों है? यदि पाषाण काल के मनुष्य के पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाषाण काल के आदि मानव ने तांबे के हथियार बनाए, सही है कि सर? नहीं, पत्थर नहीं। ताम्र पाषाण काल का जो पूरा मानव है, यहाँ पे कुछ भी हथियार हो, मेटल हो, मूर्ति हो, वो काय के रहेंगे? पत्थर के रहेंगे या फिर किसके रहेंगे? हड्डी के, जानवरों की हड्डी के। इसके बाद जो सेकंड पीरियड आएगा ये है ताम्र पाषाण काल। इस काल के मानव से मैं पूछूं कि ताम्र पाषाण काल के मानव के पास क्या पत्थर के औजार थे, तो क्या बोलोगे? फिर गलत। ताम्र पाषाण काल के मानव के पास, इसके नाम के आगे लगा है पाषाण, इसके पास पत्थर के भी थे, हड्डी के भी थे और एक नई धातु ऐड हुई थी, वो थी तांबा। इसके पास तीनों थे। इसके बाद अगला सीक्वेंस आएगा जिसका नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय में जो मेन धातु थी उस धातु का नाम क्या है? कांसा। यहाँ पे जो धातु आएगी वो है कांसा। और कांसा किससे मिलके बनता है? तांबा और टीन। तो ये इसीलिए हमने अब हमें पढ़ना है